वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ मेंस जिसका 31 जनवरी 1 फरवरी को लगा है, उसके लिए मैं एक और टेस्ट ले आया हूँ। टेस्ट नंबर 2 है ये। और ना ही सिर्फ जो अभी दे रहा है, अगले साल 2026 के लिए प्री और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल होने वाले हैं। आपके पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। तो इनको आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। और ये सब टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके। आरओ मेंस का पूरा ग्रुप भी ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। पीसीएस का मेंस का ग्रुप चल रहा है, 2026 की सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। संविधान में कह रहा है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यों के लिए महाधिवक्ता यानी जो एडवोकेट जनरल है उसको आर्टिकल 164 में दिया गया है। और जो एडवोकेट जनरल है इसके पद का जो कार्यकाल है वो संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, यानी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो। कौन सा यहाँ पे सही है? तो आप कहेंगे सर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट तो आर्टिकल 165 में दिया हुआ है, 164 में नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, इनमें से कह रहा है कौन सा सही होगा? आर्टिकल 76 में कह रहा है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। और राष्ट्रपति जो है एक ऐसे व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। और भारत का महान्यायवादी के पद का जो कार्यकाल है ये भी संविधान में नहीं फिक्स्ड है, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है इन द कंट्री। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं होता है। क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, है ना, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी होगी। कह रहा है जो आर्टिकल 148 है ये कैग से संबंधित है, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। अब इसकी नियुक्ति कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा की जाती है। और भारत का जो कैग है इसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। अब इसका कह रहा कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, 4th गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, है ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो आपने देखा एससीएस के टेस्ट की खासियत, हमने कैग के बारे में पूरा आपको रिवीजन करवा दिया टेस्ट के थ्रू, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूरा रिवीजन करवा दिया टेस्ट के थ्रू, एडवोकेट जनरल को करा दिया। ऐसे ही पूरे सिलेबस के निचोड़ को हम प्रैक्टिस करवा देते हैं टेस्ट से, और जो इजी लेवल के प्रश्न होते हैं 1 लाइनर उसको हमको इसके थ्रू करवा देते हैं। तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं इजी, मॉडरेट, टफ हर तरह के लिए, है ना, जो कि चाहे जैसा एग्जाम पैटर्न आ जाए आप पेपर निकाल सकेंगे। उसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके ये सब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, इसका संबंध विकास प्रशासन की अवधारणाओं से है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी सबसे पहले। देखिए यहाँ पे 4th है, यहाँ 2nd है ना, थोड़ा इंटरचेंज है। एकल कार्यपालिका यानी सिंगल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी तरह है। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, यानी इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये चारों स्टेटमेंट बेहद महत्वपूर्ण और सही भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा? कह रहा केसी वेरे ने भारत जो है उसको अर्ध संघात्मक राज्य बोला है। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, ये केसी वेरे ने बोला है। और बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, यानी आर्किटेक्ट बोला जाता है इनको पंचायती राज सिस्टम का। अनुच्छेद 371 जी के तहत कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए हुए हैं, कह रहे हैं। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे जी में तो मिजोरम से संबंधित दिए हैं, कर्नाटक के प्रावधान दिए हैं 371 जे में, है ना, जी में मिजोरम से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी। बलवंत राय मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण प्रणाली यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है उसकी सिफारिश की थी।
और 24 अप्रैल को देश भर में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। संविधान सभा में 15 महिला प्रतिनिधि थी जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिया था, यानी 15 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कौन सा सही है यहाँ? तो धमाकेदार है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा सही है इसमें। कह रहा किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य अगर बनना है तो उनकी न्यूनतम संख्या मतलब स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। राज्य को विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम कह रहा है 500, है ना। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 लेजिस्लेटिव असेंबली की। और किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और आर्टिकल 169 जो है राज्य विधानसभा के लिए चुनाव का प्रावधान करता है। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली चीज़ जो मिनिमम स्ट्रेंथ हमने रखी है लेजिस्लेटिव असेंबली की 60 है और मैक्सिमम 500, ये ठीक है। और अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए। 21 साल तो पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए है। और वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव की जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 170 में दिए हुए हैं। किसमें है? आर्टिकल 170 में। इसलिए सिर्फ पहला और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सही की पहचान करनी है आपको। जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन गठित हुआ है। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। और शिक्षा जो पहले स्टेट लिस्ट में थी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया है। और यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद का सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रखना आवश्यक है। यानी कह रहा है जो ऑर्डिनेंस इशू करता है प्रेसिडेंट, वो जब भी संसद लगती है उसके 6 हफ्ते तक वो रहता है। और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा वनों को यानी फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की जो बैठक गठित करने के लिए कोरम 10 सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए कोरम टोटल मेंबर का। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला और तीसरा सही है ना, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसको हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला था कंकरेंट लिस्ट में। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से याद रखिएगा, इसको हमने समवर्ती सूची में डाल दिया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, इसमें सही बताना होगा। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और राज्य का मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। और भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो देखिए आप यहाँ बता सकते हैं कि नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसके तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं। तो ये तो गलत हो गया, ये सही है। और वाइस चेयरपर्सन जो होंगे नीति आयोग की उसकी अपॉइंटमेंट पीएम करेंगे, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 ठीक हो जाएगा। रेस्ट कर लीजिए, अगर आप थक गए हो तो बीच में पॉज ले सकते हैं वीडियो का, पानी पीजिए आराम से और फिर से लगाना चालू करिए कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत शानदार सेशन है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली उसके बाद इसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो सब कुछ दिमाग में आपके फिक्स हो जाएगा। चलो अब कह रहा है विषाणु से होने वाला रोग खसरा और कंठमाला यानी मीजल्स एंड मम्स, बैक्टीरिया से होने वाला रोग एथलीट फुट और दाद, कवक से होने वाला रोग और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो साइंस का सवाल कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए विषाणु यानी वायरस की वजह से मेजल्स और मम्स होते हैं, ये ठीक हो जाएगा। और प्रोटोजोआ इसकी वजह से आपका मलेरिया और कालाजार। और वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरिया से होने वाला तो गोनोरिया और प्लेग है ये। और कवक से होने वाला है एथलीट फुट और दांत, इसलिए 1 और 4 सही होगा। फिर से देखते हैं भाई, ये विटामिन से रिलेटेड सवाल आ गए हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लैसीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइटोनोडियन किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है उसको तो देखेंगे ही, साथ में इसका नाम भी देखेंगे। जैसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन सी में ये पाया जाता है, मतलब विटामिन सी का नाम है ये, इसकी वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्लैसीफेरॉल की बात करें विटामिन डी होता है, इसकी कमी से रिकेट हो जाता है भाई। और टोकोफेरॉल ये विटामिन ई होता है, इसकी कमी से आपका प्रजनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है। और फाइटोनोडियन की बात करें तो ये विटामिन के है आपका फाइटोनोडियन, रक्त का थक्का ना जमना।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, क्लैसीफेरॉल डी है, टोकोफेरॉल ई है और फाइटोनेडियोन विटामिन के है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय में होता है, यानी स्टमक में होता है, और ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट आमतौर पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण से बनता है। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, 4th गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं, जो एंजाइम होते हैं हमारे एंजाइम, वो आमतौर पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ या अमीनो एसिड के संश्लेषण से बनते हैं, कार्ब्स नहीं। ठीक है, अमीनो एसिड्स मतलब एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें सही बताना है। मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है बिगन होता है बकल कैविटी से, और लार्ज जो है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, और एमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज का उत्पादन करता है, यानी एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ आप तीनों सही पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी यानी 24 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या जो है वो 32 होती है, यानी जो ह्यूमन स्कल है उसमें बोन्स की संख्या 32 होती है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें अस्थियों की संख्या होती है 28। कितनी होती है? 28 होती है, याद रखना है ना। ह्यूमन स्कल्स जो है उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 28 है। रिब्स जो है ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर है यानी 24 है, और लेग की बोन जो है सॉलिड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण गुणसूत्रों द्वारा संतानों तक पहुंचाई जाती हैं, यानी जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इन ऑर्गेनिज्म आर कैरीड टू द ऑफस्प्रिंग बाय क्रोमोसोम्स। डीएनए जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, और जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई जीन है। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 17 देखते हैं, इसमें भी सही बताना है आपको। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं फाउंड इन द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज 21 पेयर्स। कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली की मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा किया जाता है, और शल्य क्रिया में कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन को ऑर्थोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो आप देखेंगे 2 3 4 यहाँ सही है, पहला गलत है, क्योंकि क्रोमोसोम जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं ना, 21 नहीं, तो इसलिए सिर्फ 2 3 4 सही होगा। ठीक है, 18 पे आ जाते हैं, इसमें आपको सही बताना होगा। कह रहा सौर ऊर्जा को क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में परिवर्तित किया जाता है। कुनैन मलेरिया के इलाज की प्रमुख दवा जो है वो शिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होती है, और डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए बहुकोशिकीय डायटम के समूह का उपयोग किया जाता है। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि डूबने से हुई मृत्यु का जो हम पता लगाते हैं उसके लिए हम एक कोशिकीय डायटम ना कि मल्टी सेल्यूलर, सिंगल सेल्यूलर, ठीक है, सिंगल सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर कह सकते हो आप, ज़्यादा बेटर है, यूनिसेल्यूलर डायटम्स का प्रयोग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में सही बताना होगा आपको। कह रहा सल्फेनिक अम्ल के कारण ही प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, सल्फेनिक एसिड के कारण, और कैप्साइसिन के कारण ही मिर्च या काली मिर्च में तीखापन होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का जो कारण है वो जिंक के यौगिक होते हैं। हल्दी जो है वो पौधे के जड़ों से प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सा सही होगा यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लहसुन जो है उसकी जो गंध होगी आपकी वो सल्फ़र के कारण ही होती है। किसके कारण होती है? सल्फ़र के कारण होती है। और हल्दी पौधों के जड़ों से प्राप्त होती है? नहीं, हल्दी जो है पौधे के तनों से प्राप्त होती है, स्टेम से मिलती है हमें। अगला देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी होगी। कह रहे हैं नोस्कापिन पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। नोस्कैपिन या नोस्कैपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी। लाइकिन कवक एवं शैवाल से बने मिश्रित जीव होते हैं, यानी फंगी और एल्गी जो है इनसे बनते हैं लाइकेन। सेल्यूलोज मक्का का प्रमुख घटक है, और मशरूम एक प्रकार का कवक होता है, यानी फंगी होता है मशरूम, जो हम लोग खाते हैं बड़े यहाँ शौक से, मस्त लगता है मशरूम मटर। तो यहाँ आप देखेंगे
1 2 4 सही है, तीसरा गलत है क्योंकि सेल्यूलोज कपास का घटक होता है, कॉटन का, है ना, मक्का का नहीं। सेल्यूलोज क्या है? कपास का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 21 में सही की पहचान करनी है। कह रहा न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। किसी पदार्थ के संवेग और वेग का जो अनुपात है उसको उस पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है, यानी द रेशियो ऑफ मोमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मास, है ना, P अपॉन V। बाई फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv, तो P अपॉन V इज इक्वल टू कह रहा है m। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ तीनों आप देखेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में सही की पहचान करनी होगी। कह रहा है एनीमोमीटर से वायु के वेग का मापन किया जाता है और पायरिलियोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सीधे सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे आपको पहला ही सही दिखेगा, क्योंकि जो पायरोमीटर है इसका उपयोग हम लोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापमान को मापने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर यूज़ होता है एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को मेज़र करने में, और सोलर रेडिएशन जो आ रही है धरती पे उसको मेज़र करने के लिए पायरिलियोमीटर का यूज़ करते हैं, पायरियो हिलियोमीटर। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है जो SI यूनिट है प्रेशर की वो पास्कल होती है और विकृति एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई मात्रक नहीं होती। किसकी? स्ट्रेन इज डायमेंशनल क्वांटिटी। और नॉटिकल मील जो है वो समुद्री जहाज की गति मापने की एक इकाई होती है और नौ संचालन में उपयोग की जाने वाली जो दूरी है उसको नॉट कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखिए पहला, दूसरा सही है। नॉट तो कहते हैं जो समुद्री जहाज की गति को मापता है ना, मापने की जो एक इकाई होती है नॉट, कि सब जो समुद्री जहाज है उसकी क्या गति है उसको नॉट कहते हैं। और नॉटिकल माइल नौ संचालन में उपयोग की जाने वाली दूरी की कितने नॉटिकल माइल है ना, उसको मेजर करते हैं हम लोग। तो यहाँ सिर्फ 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कह रहा है जल अपघटन में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी इन हाइड्रोलिसिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट। और पाश्चुरीकरण का संबंध दूध के निर्जमीकरण से है। किसी द्रव का जो क्वथनांक है अशुद्धियों के कारण कम हो जाता है और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 4 सही हो जाएगा। किसी भी द्रव का, क्योंकि क्वथनांक जो है या मैं कहूँ बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी का भी, वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, है ना, कम नहीं होता, बढ़ जाता बॉइलिंग पॉइंट। भाई उसमें गंदगी अगर मिली है तो उसको अब उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, भाई मतलब ज़्यादा उसको आँच चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 2 4 सही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सड़क के किनारों पर रोशनी के लिए लगाए जाने वाले जो पीले लैंप हैं उसमें हीलियम धातु का उपयोग किया जाता है। अभ्रक ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पीले लैंप सड़कों पे लगे थे ना, उनका नाम भी आपने सुना होगा, सोडियम लैंप उनको बोलते हैं, है ना। उसमें सोडियम धातु जो है उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए सिर्फ 2 3 4 सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये अमेरिका के शहर हैं, उनकी राजधानियाँ हैं, जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा और इलिनॉइस। कहाँ की राजधानी क्या है बताइए इसको। जैसे कैलिफोर्निया है, इसकी राजधानी क्या है भाई? इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी सैक्रामेंटो। क्या हो जाएगी? सैक्रामेंटो। टेक्सास की ऑस्टिन है और फ्लोरिडा की बात करें अगर तो तल्लाहशी हो जाएगी और इलिनॉइस की हो गई आपकी स्प्रिंगफील्ड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा भारत में लगभग 70% कोयला भंडार बिट्यूमिनस प्रकार का और नॉन कुकिंग ग्रेड का होता है। कोयला जो है एक ठोस परतदार चट्टान है जो मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से बनी होती है और भारत में कुल कोयला उत्पादन में कुकिंग कोयल जो है उसका योगदान 9.3% और नॉन कुकिंग कोयल का योगदान 90.7% है। और तृतीय कोयला कह रहा है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। टर्शरी कोल्स की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ गलत देख लेते हैं कौन सा है। देखिए यहाँ पे 80% जो कोल है डिपॉजिट इंडिया में वो बिट्यूमिनस टाइप का कोल है, यानी नॉन कुकिंग ग्रेड का है ना। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 2 3 4, पहला गलत हो जाएगा आपका। फिर ये राजधानी है और मतलब कैपिटल और देश आपको जैसे चिली, नाइजीरिया, इथोपिया और सामोआ, कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है। जैसे चिली की राजधानी कह रहा है एपिया है, तो ये गलत हो जाएगी। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है भाई। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है भाई, तो नाइजीरिया की अबूजा है।
नहीं सही मैच कर रही। इथोपिया की सही मैच कर रही है एडिस अबाबा। और सामोआ द्वीप की जो आइलैंड राजधानी है वो एपिया है सामोआ की। ठीक है, क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। ये जनजाति का नाम है और कौन से देश में पाई जाती हैं। अब ये धुरंधर मूवी आई है तो बड़ी न्यूज़ में भी है। पश्तून, थारू, चुकची और संथल, जिसमें पश्तून बहुत न्यूज़ में ना, तो कौन सा सही मैच कर रहा है। जैसे पश्तून है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाई जाती हैं भाई, बलूचिस्तान के उधर। ठीक है, थारू ट्राइब जो है ये भारत और बांग्लादेश नेपाल, तो ये गलत है। बांग्लादेश में थारू ट्राइब नहीं पाई जाएगी, भारत नेपाल ठीक है। चुकची ट्राइब जो है ये रूस में पाई जाती है, चुकची ट्राइब सही हो जाएगा। संथल ट्राइब ये भारत और नेपाल और बांग्लादेश है ना, भारत नेपाल बांग्लादेश यहाँ पे पाई जाती है ये। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 1 और 3 सही कर लो भाई, है ना, क्योंकि चौथा तो सही मैच नहीं करेगा और दूसरा भी। चलो आगे देख लेते हैं हम। और 1 3 4 को भी वैसे अगर देखा जाए सही मानते, पर यहाँ ऑप्शन नहीं है ना तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि भारत नेपाल में तो पाई जाती ही है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। रॉबर्ट पियरे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एल्सन गॉर्गिवस। और बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति रोआल्ड अमुंडसेन। और दोनों ध्रुवों पर जाने वाला पहला व्यक्ति डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। मतलब अजीब ही चुल है, नॉर्थ पोल पे चले गए, साउथ पोल पे चले गए। यहाँ हम लोग मनाली नहीं जा पा रहे हैं, बताइए ना, मतलब कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं। चलिए खैर, लाइफ वैसे भी ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है, एक ही जगह रहने से, बातों में उलझने से डिप्रेशन आता है, प्रोडक्टिविटी नहीं आती। इसलिए अच्छे दोस्तों के साथ कभी कभी चिल आउट करने आप निकल जाया करिए, 2 दिन 3 दिन कहीं रहिए, अच्छी कंपनी जिसकी हो, जो जिसके साथ आप इंजॉय कर सकें, अपने मन की बात रख सकें, तो अच्छा लगेगा आपको। चलो, तो आप यहाँ देखेंगे पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था रोआल्ड अमुंडसेन और बिना ऑक्सीजन के पहुँचने वाला था एलिसन गॉर्गिवस। ठीक है, तो ये इंटरचेंज है, बाकी ठीक हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब 31 में भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। भारत के कह रहा है जिस क्षेत्र में कोल सीम फायर की घटनाएं सर्वाधिक होती हैं वह विशेष रूप से झारखंड का झरिया है भाई, है ना। द रीजन ऑफ इंडिया वेयर कोल सीम फायर्स आर मोस्ट कॉमन इज द झरिया रीजन ऑफ झारखंड। इस क्षेत्र का जो कोयला भंडार है वो सतह के बहुत निकट है। फिर कह रहे हैं यहाँ वायु के संपर्क से कोयले का स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कोल हेयर स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज अपॉन कॉन्टैक्ट विथ एयर। और लंबे समय से अविवेकपूर्ण खनन से भूमिगत जो गैप है वो बने रहते हैं, और मीथेन अगर प्रवेश करती है तो वहाँ पे आग लग जाती है अपने आप ही। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रही है ना अवैध तरीके से, तो गैप तो बनेंगे, तो मीथेन नहीं, यहाँ ऑक्सीजन अगर एंटर जैसे ही करती हो तो जलने लग जाते हैं, कंबंशन हो जाता है भाई। कंबंशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा ना, मीथेन की थोड़ी, तो ये गलत हो जाएगा। चलो 32 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर है मोहनजोदारो और हड़प्पा सिंधु नदी प्रणाली की उपजाऊ घाटियों में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में पानी की निरंतर उपलब्धता और सिंचाई की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो हैं उपजाऊ जल और मिट्टी से पुनर्भरण होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में शहरी नियोजन के लिए उपयुक्त स्थल थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए हैडली सेल के बारे में बात कर रहा है कि हैडली सेल जो है ये क्या होता है। इट इज़ अ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन दैट एक्सटेंड फ्रॉम इक्वेटर टू 90 डिग्री। जो हवा चलती है ना हैडली सेल पे, 0 से कह रहा है 90 डिग्री पे चलती है। और इन नदर्न हेमिस्फेयर द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन एंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट बाय अर्थ रोटेशन चेंजिंग देयर डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, हिंदी में भी देख लो। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में, यानी आपके नदर्न हेमिस्फेयर में, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखी निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे उनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। अब इस डायग्राम को समझ लीजिए। पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक चीज़ समझिए, 0 से जो 30 डिग्री है ना, 0 से 30 डिग्री, ये हैडली सेल है, ये हैडली सेल है। क्यों, इसको समझ लो। देखो आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हवा गर्म होती है। जैसे ही हवा गर्म होती है तो ये हवा ऊपर उठने लगती है क्योंकि लाइट हो जाती है।
पर जैसे ही ये ऊपर जाती है 30 डिग्री तक पहुंचती है तो टेम्परेचर आप देख रहे हो ना कम होने लगेगा, तो ये हवा वापस से ठंडी होने लगेगी। अगर हवा ठंडी होगी तो ठंडी हवा का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, गर्म हवा का प्रेशर कम होता है। तो वापस से हवा जो है कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है तो वो वापस से नीचे आने लगती है, तो एक सर्कुलेशन बन जाता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऐसे ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये देखो ये वाली, तो ये विंड चलती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड लोथ की तरफ, और उत्तर में ये राइट डिफ्लेक्ट होती है और दक्षिण में ये लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डिफ्लेक्ट होती है। तो यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, आप देखेंगे, क्योंकि हैडली सेल मैंने बताया ना 30 डिग्री लैटिट्यूड तक बस रहेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहे हैं। सही बताना है इसमें कौन सा होगा। उत्तराखंड का कह रहा है जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें हिमस्खलन यानी जो लैंड स्लाइडिंग है उसकी घटनाओं के 3 प्रमुख जो कारण है वो तीव्र ढलान है, भारी हिमपात है और बर्फ का संचय एवं तापमान में तीव्र परिवर्तन है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ऊंचाई और ढलान के कारण जो है कह रहा है बर्फ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मार्च अप्रैल में तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलने और जमने के जो चक्र से बंधन कमज़ोर होता है और इसके परिणाम स्वरूप बर्फ खिसक कर हिमस्खलन बन जाती है, यानी स्नो स्लाइडिंग होने लग जाती है इसकी वजह से। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना बर्फ पर ढलान के कारण जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें सही बताना होगा कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है विश्व के महासागरों में समुद्री धाराएं वायुमंडलीय दबाव, पृथ्वी के घूर्णन और थर्मल अंतर के कारण होती हैं, यानी जो ओशन करंट चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ रोटेशन और थर्मल डिफरेंस की वजह से चलते हैं। मौसम नाम जो है मेघालय में यहाँ पे सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। काली कपास मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 36 में सही बताना है आपको। वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कह रहा ऑस्ट्रेलिया है ना, और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो देश भी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है, ये पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है, यानी ये जितनी बड़ी पृथ्वी है उसका 1/3 हिस्सा तो पैसिफिक ओशियन ही है, आप ये समझिए। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, पृथ्वी के कुल भूभाग का 30% हिस्सा घेरती है। कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, ये देश हैं और ये कोल माइंस हैं, आपको मैचिंग करनी होगी यहाँ पे। मतलब मैचिंग क्या, कौन सा गलत है विकल्प ये बताना है। जैसे अल्बर्टा कोल माइन कनाडा, और दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल, और कंसेप्सियन पेरू, और डॉन्स बेसिन आपका यूक्रेन। तो कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है? तो कॉन्सेप्सियन की बात करें अगर, कॉन्सेप्शन ये चिली में है, पेरू में नहीं। कहाँ पे है? चिली में है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, चिली में हो जाएगा ये, चिली 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 CHILE, चिली में आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्शन कोल माइन। ठीक है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। अब 38 में भी मिलान करना है आपको, कौन सा सही है मैच करना है। जैसे बालकश लेक है, और आपका इसिक कुल झील है, हम्मार झील और वॉन झील है। तो बालकश झील की बात करें, ये कजाकिस्तान में बालकश लेक बहुत ही फेमस, और आपका इसिक कुल लेक की बात करें ये आपका किर्गिस्तान में है। हम्मार झील की बात करें अगर, तो ये आपको देखने को मिलेगा इराक में, और वान झील की बात करें मिलेगा तुर्की में। कहाँ पे? तुर्की में, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको सही का मैच करना है, कौन सा सही है। वोल्गा नदी, डेन्यूब, राइन और पो नदी। तो वोल्गा नदी की बात करें, ये जो है कहाँ पे गिर जाती है वोल्गा नदी? तो ये गिर जाती है आपकी कैस्पियन सी में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। कहाँ पे गिरती है वोल्गा नदी? कैस्पियन सागर में गिरेगी आपकी। डेन्यूब की बात करें तो ये ब्लैक सी में गिर जाती है जाके, ब्लैक सी में। और राइन उत्तरी सागर या नॉर्थ सी कह सकते हो, और पो नदी जो है आपकी ये एड्रियाटिक सी में गिर जाएगी जाके। कहाँ पे गिर जाएगी? एड्रियाटिक सी में। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखिएगा इनको। और ये कौन से देश में है? मेनली रशिया में है ये, है ना, रशिया में है। और वहीं डेन्यूब की बात करें बहुत सारे देशों में है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, सर्बिया, क्रोशिया, लगभग 10 देशों के आसपास ये पड़ती है, 10 देशों में। मैप देख लीजिएगा एक बार इसका। और वहीं राइन जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर भी बनाती है ना, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। बाकी स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में बहती है ये। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मेनली बॉर्डर बनाती है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा सही होगा।
अरावली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भैया, इससे बेस सवाल जरूर आएंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट वलित पर्वतों का एक उदाहरण है, कह रहा है, यानी रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय पठार यानी जो पेनिनसुलर प्लेटू है, भारत के विशाल क्षेत्र में एक मेज के आकार का भूभाग है जो प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से बना है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। जो नीलगिरी हिल से कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो मीटिंग पॉइंट है उस पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, 41। और दोस्तों आप अगर RO मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चल रहे हैं। मेंस की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। 2026 के प्री प्लस मेंस की तैयारी का भी ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल, जो आंसर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, हिंदी की कन्वेंशनल मेंस की तैयारी, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। इन नंबरों पे आपको कांटेक्ट करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्विज सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत सारे मतलब जितने लेटेस्ट इन पैटर्न के टेस्ट होते हैं लिमिटेड, जिससे प्रैक्टिस आपकी हो सके। आप देखो हम आपको 60 टेस्ट देंगे, जिसमें 30 फुल लेंथ भी होंगे और हिंदी के भी टेस्ट होंगे, GS के भी टेस्ट होंगे, रीजनिंग के अलग से टेस्ट मिलेंगे। क्विज में हम आपको 8 से 9 हज़ार सवालों की प्रैक्टिस करा देंगे जब तक पेपर नहीं हो जाता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, तो आप ले सकते हैं इनमें से, या ऐप में चले जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में ये सब मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये जो घटनाएं इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, जैसे नॉन कॉपरेशन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा भाई, है ना। ये मोस्टली मैं जानता हूँ सब लोग बता लेंगे। जैसे चंपारण 1917 में होता है, असहयोग या नॉन कॉपरेशन 1920 में होता है, दांडी मार्च 1930 में होगा जाके, और क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 में होता है। तो क्रोनोलॉजी में अगर आप लगाना चाहो तो आराम से लगा लोगे ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 में सही की पहचान करनी है आपको। हिंद स्वराज या भारतीय स्वशासन महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई एक पुस्तक थी। हिंद स्वराज या भारतीय स्वशासन। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर की थी। और गांधी की फीनिक्स बस्ती महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहली आश्रम जैसी बस्ती दक्षिण अफ्रीका के काजुलू नटाल में डरबन के पास स्थित है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे देखेंगे आप तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर ये है, इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना, अलीगढ़ मूवमेंट है, फैराजी है, दारुल उलूम है और आपका तायूनी आंदोलन है। तो आप देखेंगे फैराजी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, इन सब का अलीगढ़ आंदोलन 1875 में होता है। फैराजी आंदोलन की बात करें ये 1819 में होगा आपका। दारुल उलूम 1868 में हो जाता है और तायूनी आंदोलन 1839 में हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 44, इसमें सही बताना है आपको कौन सा सही होगा। जैसे लॉर्ड इरविन, विलिंगडन, लिनलिथगो और वेवेल, है ना, इनका समय आपको मैच करना होगा। जैसे लॉर्ड इरविन है, इसका समय क्या था 1926 से 31, क्या था 1926 से 31। और लॉर्ड विलिंगडन की बात करें अगर तो इसका है 1931 से 36। लिनलिथगो की बात करें तो ये 36 से 44 हो जाएगा। लॉर्ड वेवेल हो जाएगा 44 से 47, ठीक है, सी सही हो जाएगा इसका। 45 देख लेते हैं, ये भी आपका क्रोनोलॉजी में लगाना। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, भारत से अलग होकर बर्मा का विभाजन, अगस्त प्रस्ताव, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में फूट डालो और छोड़ो, यानी क्विट, डिवाइड एंड क्विट। बताइए कौन सा इसमें क्रोनोलॉजी है, मतलब समय आपको सेट करना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 1939 में। और बर्मा भारत से कब अलग होता है भाई? बर्मा भारत से अलग होने की जो डेट है वो आप करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से होता है 1937 में। और अगस्त प्रस्ताव आएगा, नाम ही से पता चल रहा है, आपको याद होगा 1940 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात चल रही थी। डिवाइड एंड क्विट स्लोगन की बात करें कराची सेशन में तो ये मुस्लिम लीग ने दिया था 1944 में। बस हो गया यहाँ से, यानी 2 1 3 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा आपका। नारायण मेघाजी लोखंडे को भारत में श्रमिक आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय संघ द्वारा असम के बगान श्रमिकों की स्थिति की जांच के लिए भेजा गया था। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों? तीसरे में क्या दिक्कत है भाई?
तो तीसरे में ये दिक्कत है कि जो द्वारकानाथ गांगुली जी थे, कौन? द्वारकानाथ गांगुली, उन्होंने जो है भारतीय संघ द्वारा असम के बागान श्रमिकों की जांच के लिए भेजा था। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए था द्वारकानाथ गांगुली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देते हैं। यानी आपका यहाँ स्टेटमेंट क्लियर है ना, 1-2 सही होगा। क्वेश्चन 47 में गलत बताना है। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण बल्लार जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। दादोबा पांडुरंग को मराठी का पाणिनि भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मराठी वाक्य रचना की नींव रखी थी और मराठी व्याकरण पर एक ग्रंथ लिखा था। और श्रीजुत जो है विपिन चंद्रपाल ने पत्रकारिता के माध्यम से बम्बई में सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। क्यों? क्योंकि बाला शास्त्री जाम्बेकर जो थे उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से बंबई में सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। किसने? बाला शास्त्री, या लिख देता हूँ बाल शास्त्री, बाला कह रहा हूँ, बाल शास्त्री जाम्बेकर, है ना। इन्होंने ये काम करा प्रेस के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब फिर से इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। तो खानवा का युद्ध होता है कब भैया? 1527 में। चौसा का युद्ध कब होगा आपका? 1539 में होता है चौसा का युद्ध। घाघरा के युद्ध की बात करें तो ये होता है 1529 में। और कन्नौज के युद्ध की बात करें, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, 1540 में होता है। तो इसके हिसाब से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी। कौन सा सही है, मिलान करिए। विशाखा दत्त की पुस्तक, भट्टी की पुस्तक, भास और दांडेन की पुस्तक। जैसे देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखा दत्त की पुस्तक है, बहुत फेमस। और रावणवध भट्टी की हो जाएगी। भाष जो है मध्यम व्यायोग हो जाएगी। और दांडिन हो जाएगा काव्यादर्श। क्या हो जाएगा? काव्यादर्श। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला देख लेते हैं। पोलीलूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और वॉन्डीवॉश का युद्ध। बहुत ही आसान है ये, मुझे लगता है आप सभी लोग बता सकते हो इसको। भाई जैसे पोलीलोर के युद्ध की बात करें तो ये कब होता है? 1780 में होता है। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का 1764, वॉन्डीवॉश का 1760 है ना। तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। कायथा संस्कृति, सावल्दा संस्कृति, प्रभास संस्कृति और मालवा संस्कृति। इसकी मैचिंग करनी है आपको। जैसे कैथा कल्चर है, कैथा कल्चर 2450 से 1700 ईस्वी तक चलता है। सावल्दा कल्चर 2300 से 2000 ईस्वी तक चलता है। प्रभास कल्चर 2000 से 1400 ईस्वी तक चलेगा। और मालवा संस्कृति 1900 से 1400 तक चलती है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। कौन सा सही सुमेलित नहीं है फिर बताना है। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये होती है 383 BC में। कब होती है? 383 BC में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। इसको भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। औरंगजेब का शासनकाल, अकबर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, शाहजहां का शासनकाल। ठीक है, तो अकबर का शासनकाल, औरंगजेब का शासनकाल, इन सब में अगर अकबर का मुझे लगता है आपको याद होगा 1556 से 1605 तक चलता है। और उसके बाद 1605 से 1627 तक उसका बेटा जहांगीर रहेगा, 1605 से 1627 तक। और 2858 फिर शाहजहां आ जाता है, 1628 से 1658 शाहजहां आ गया। अब तो बता लोगे भाई। उसके बाद औरंगजेब चलेगा बहुत ही लंबा, 1658 से 1707 तक। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको सही पहचानना है, कौन सा सही है। गुरु रामदास ने अमृतसर नाम का जो एक शहर है वो बसाया था। पहले इसे रामदासपुर कहा जाता था ना, यानी पहले इसका नाम रामदासपुर था। गुरु अर्जुन देव ने 1595 ईस्वी में गोविंदपुर नामक नगर बसाया था। और कीरतपुर साहिब शहर की जो स्थापना है 1613 में श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने पंजाब में की थी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा यहाँ सही हो जाएगा भाई, क्योंकि जो कीरतपुर साहिब शहर है इसको 1627 जो है इसमें बसाया था गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। और जो अब्दुल रहीम खाने खाना है इसने तुर्की भाषा में अनुवाद करा था, फारसी में नहीं। किस में करा था? तुर्की भाषा में अनुवाद। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था।
दीवाने कोही, दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात या दीवाने इश्तिहाक। तो बहुत ही आसान था। कृषि विभाग दीवाने कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, है ना। और दीवाने बंदगन जो था ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। दीवाने खैरात भी फिरोज शाह तुगलक और दीवाने इश्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक। मतलब ये सब फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, दीवाने कोही बस मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। 56 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे महाराष्ट्र, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कैटल रिसर्च मेरठ उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका अविकानगर जैसलमेर राजस्थान। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान है ये आपका है राजस्थान में, है ना। पर जैसलमेर में नहीं है, अविकानगर में भी है, राजस्थान में है, ठीक है, पर टोंक में है, टोंक में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो बजट पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। बजट पे बेस्ड सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है 8,08,736.6 करोड़ रुपए है और प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए 7.57 करोड़ रुपए, 7.57 करोड़ खातों के साथ देश में पहले स्थान पर है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत 8.52 करोड़ नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है यूपी। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत यूपी में 7.28 करोड़ नामांकन के साथ पहले स्थान पे है। तो बजट आपके एग्जाम में आएगा इस साल, है ना, और यही वाले बजट आएगा, तो इसको देख लो। तो यहाँ पहली चीज़ पहला सही है। अब जनधन योजना की बात करें तो इसमें खाते खुले हैं 9.57 करोड़, कितने 9.57 करोड़, जो कि देश में पहले स्थान पर है। और सुरक्षा बीमा योजना की बात करें जिसमें देश में शीर्ष स्थान पे है, तो यहाँ पे 6.52 करोड़ नामांकन हुए हैं। और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2.28 करोड़ नामांकन हुए हैं। ये आपको डाटा याद रखना होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फिर से बजट, अब केंद्रीय बजट पे सवाल है ये वाला, इसमें सही बताना कौन सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में अपना लगातार 8वां बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में इतने हज़ार करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किया है। एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एमएसएमई का जो ऋण है इसको 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है हमने, ठीक है। 59 में आपको सही की पहचान करनी है। अब कौन सा सही है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, कल के लिए स्वच्छ आकाश अभियान, बालिका शिक्षा के लिए डिजिटल जेंडर एटलस, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। कौन सा यहाँ पे सही है, मिलाइए इसको। जैसे राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें तो ये 2022 में आता है। कल के लिए स्वच्छ आकाश अभियान की बात करें 2019 में आएगा ये। भारत में बालिका शिक्षा के लिए डिजिटल जेंडर एटलस 2015, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2018, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, इसमें सही का चयन करना है, कौन सा सही है। राज्यवार बाघ जनगणना जो 2022 है इसके अनुसार दुधवा टाइगर रिजर्व में जो बाघों की वर्तमान संख्या 135 है और 2018 से 22 में बाघों में 53 बाघों की वृद्धि हुई है। 2022 के अनुसार वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में 82 बाघ हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे 1, 2, 3 सही है ना, तीनों बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। भारत की कह रहा पहली जो पोस्टल सर्विस है डाक सेवा 1911 में प्रयागराज के नैनी से शुरू हुई थी, पहली डाक सेवा। और उत्तर प्रदेश में राज्य विमानन निदेशालय की जो स्थापना 1975 में हुई थी, स्टेट एविएशन डायरेक्टरेट की स्थापना। भारत में पहली टेलीग्राम सेवा 1854 में आगरा और कोलकाता के बीच शुरू हुई थी। और प्रयागराज में स्थित केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन यानी सेंट्रल रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 62 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है इसकी स्थापना 2011 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को हुई थी। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की बात करें तो ये 2013 में शुरू हुई थी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा मेला कहाँ लगता है, जैसे मेरठ में, गुड़मुक्तेश्वर में, चित्रकूट में और बाराबंकी में। तो जैसे नौचंडी मेला है, ये बहुत फेमस है, मेरठ में लगता है नौचंडी मेला। और गढ़मुक्तेश्वर में लगता है गढ़गंगा मेला, बहुत ही फेमस। चित्रकूट में लगता है रामायण मेला आपका। और बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ मेला। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है आपको। रासक दंड लोक नृत्य, नटवारी लोक नृत्य, देवी लोक नृत्य और धरखहरी लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य कहाँ का है? जैसे रासक दंड लोक नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का। नटवारी लोक नृत्य की बात करें अगर, ये पूर्वांचल क्षेत्र का हो जाएगा आपका। देवी लोक नृत्य की बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र का हो जाएगा आपका। और धरखहरी लोक नृत्य की बात करें, ये मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद ये सीतामढ़ी मंदिर है और बेला देवी मंदिर है, लोधेश्वर महादेव मंदिर है, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर कहाँ पे है, इसको मिलाते हैं। जैसे सीतामढ़ी मंदिर ये फेमस है, भदोही में है। बेला देवी मंदिर ये प्रतापगढ़ का है, यूपी जीके के सवाल नहीं है। लोधेश्वर बाबा बाराबंकी में है और रेणुकेश्वर महादेव सोनभद्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। ये मिलाना है कि कौन सा डैम कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, मतलब सही कौन सा है। जैसे माता टीला डैम है बेतवा नदी पे झांसी में, ओबेरा डैम रिहन नदी पे है रॉबर्ट्सगंज सहारनपुर में, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पे है ललितपुर में और गोविंद वल्लभ पथ सागर रिहन नदी पे है सोनभद्र में। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ सबसे पहले गलत पे अगर नज़र मारे तो रॉबर्ट कह रहा हूँ, ओबरा बांध जो है रॉबर्ट्सगंज में तो है, पर ये सोनभद्र में है, रॉबर्ट्सगंज में है ना, सोनभद्र में है। तो ये गलत है, 134 बिल्कुल सही हो जाएंगे। 67 में सही बताना है आपको। जैसे ऊंचाहार तापी विद्युत परियोजना सोनभद्र, टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट अम्बेडकर नगर, राजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सहारनपुर शाहजहांपुर और सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट रायबरेली। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही की बात करें तो 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना जो है ये रायबरेली में है और सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये सोनभद्र में है ना, इंटरचेंज कर लो। 68 देख लो भाई ध्यान से, कौन सा सही है कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश का देवबंद आंदोलन जो है 1866 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है 1992 में आई और उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। कौन सा सही है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट ठीक है। 69 में सही देखना है आपको, मिलान करना होगा। जैसे स्थानांतरित कृषि और किस देश में क्या बोलते हैं, जैसे कोनुको, तोंग्या, हुमा, लदांग है ना, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से। इसको एक बार याद ज़रूर कर लेना, भारत में भी और दुनिया में भी। तो जैसे कोनुको वेनेजुएला में बोलते हैं, तोंग्या म्यांमार में बोलते हैं, हुमा जावा इंडोनेशिया में बोलते हैं, लदांग इंडोनेशिया में बोलते हैं। यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें इनकरेक्ट बताना होगा आपको। जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये जिनेवा स्विट्जरलैंड, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान रोम इटली, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान आबादान नाइजीरिया। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत हो जाएगा जो खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है ना, ये गलत है बस, फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाकी तीनों ठीक है। अगला है ये बोर्ड्स हैं है ना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आपको बताना होगा। जैसे कॉफ़ी बोर्ड है आपका, रबर बोर्ड है आपका, टी बोर्ड है और तंबाकू बोर्ड है। तो कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो ये है आपका बेंगलोर कर्नाटक में, रबर बोर्ड कोट्टयम केरला में हो जाएगा, टी बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल और तंबाकू बोर्ड हो जाएगा आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यह बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में सही की पहचान करनी है। तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण, प्याज में लाल रंग करक्यूमिन के कारण, हल्दी में पीला रंग एंथोसाइनिन के कारण, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। कौन सा सही मैच कर रहा है? तो आप देखेंगे टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, प्याज में लाल रंग जो है वो एंथोसाइनिन के कारण होगा, हल्दी में पीला रंग करक्यूमिन की वजह से होगा। 1/4 सही है बस। अभी संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा घोषित वर्ष हैं, कौन सा सही मैच कर रहा है ये आपको बताना होगा यहाँ पे। जैसे 2008 का अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष, 2009 प्राकृतिक रेशा वर्ष, जैव विविधता वर्ष 2010, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है,
74 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। लाल मिट्टी, इसमें एबंडेंस ऑफ आयरन होता है, यानी लौह की प्रचुरता होती है। लेटेराइट मिट्टी में लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होगी, यानी सॉल्ट और फास्फोरस की। आयरन एल्युमिनियम ज़्यादा होंगे रेगिस्तानी मिट्टी में, और पहाड़ी मिट्टी में जैव भार की प्रचुरता, यानी एबंडेंस ऑफ बायोमास। तो यहाँ पे कौन सा सही? तो यहाँ आप देखेंगे पहला और चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि लेटेराइट जो सॉइल होती है उसमें लौह और एल्युमिनियम होगा, रेगिस्तानी मिट्टी में सॉल्ट और आपका फॉस्फोरस होता है। ठीक है, यानी पहला और चौथा। 75 में गायों की ये जो स्वदेशी डेयरी नस्लों के संबंध में बताना है कौन सा सही है। जैसे अमृत महल गाय, खिल्लारी, आलमबदी और ओंगुल, कौन सी गाय कहाँ की है? तो चलिए मिलाते हैं। अमृत महल की बात करें ये कर्नाटक की है, खिल्लारी की बात करें ये महाराष्ट्र की हो जाएगी, आलमबाड़ी की बात करें ये तमिलनाडु, और ओंगोल हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे नज़र मार लेते हैं। देखिए थक गए हो तो ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, रेस्ट ले लीजिए 10 मिनट का, फिर करिए, है ना। 120 क्वेश्चन है, 30-30 के 4 स्लॉट कर लो, 60-60 के 2 कर लो, है ना। जैसे आप ठीक समझे उस हिसाब से आप कर लीजिए, है ना। मतलब जिसमें भी आप सहज हो, पर करिए ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका मेंस लगा हुआ है जिन बच्चों का, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये है, राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलाना है सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, जैसे सिक्किम में बहुत ही फेमस है कंचनजंगा, ए का 4 कहाँ दिख रहा है आपको? सिर्फ ए में, तो आंसर ए हो गया सीधा, बाकी सब गलत। ठीक है, एक अगर आपको आता है तो आप ऐसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तमिलनाडु में मुकुर्थी हो जाएगा, तेलंगाना में मृगवानी हो जाएगा, और त्रिपुरा में बाइसन हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पलामू टाइगर रिजर्व है ना, ये झारखंड में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें मिलान करना है आपको, वन्यजीव अभ्यारण्य है ये, जैसे भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेंगटेंग है, और श्री पेनुसिला है, और गागा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलो मिलाते हैं इसको भी। यहाँ पे अगर आप देखें जो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा में मिलेगा आपको, और लेंगटेंग की बात करें मिजोरम में हो जाएगा। पेनुसिला ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और गागा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? गुजरात में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। इसी तरह 79 को ध्यान से देख लो, ये तो आसान है, मुझे लगता है बता लोगे आप कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार और मानस बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या मिली थी 1988 को। और ये नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ भाई? मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में हो जाएगा। मानस असम में है भाई, मानस कहाँ है? असम में हो जाएगा। और ये ग्रेट निकोबार आपको पता ही, अंडमान निकोबार हो जाएगा। ऐसे ही गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में पड़ेगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेड पांडा, प्रोजेक्ट थामिन डियर और प्रोजेक्ट टर्टल कंजर्वेशन, तो बताइए कौन सा कब लॉन्च हुआ। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में आया, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1994 में आएगा, प्रोजेक्ट थामिन डियर की बात करें 1977 में आता है ये, प्रोजेक्ट कछुआ संरक्षण की बात करें अगर तो ये 1975 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। 81 की बात करते हैं, इसमें मिलान करना आपको, जैसे दक्षिण अफ्रीका, हंगरी, यूरोप और उत्तरी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, कौन सा घास का मैदान कहाँ पे होगा। तो जैसे दक्षिण अफ्रीका वेल्द हो जाएंगे, हंगरी में पुस्ताज हो जाएगा, यूरोप और उत्तरी एशिया में स्टेपीज, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सवाना, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों हमारे मेंस के ग्रुप की जानकारी आपको अगर लेना है तो आप हमारे मेंस के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जीएस की मेंस की 120 नंबर की पूरी तैयारी, कन्वेंशनल हिंदी जो 100 नंबर की होती है, 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव इसकी पूरी तैयारी, ऐसे की पूरी तैयारी, मॉडल ऐसे के साथ आपको लिखवाएंगे, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ मिलेगा, पेड क्विज भी देंगे आपको। तो पूरी मेंस की तैयारी 6300 में आप कर सकते हैं। प्री की तैयारी 2026 की करना चाहते हैं या 2026 प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो उसके भी ग्रुप चल रहे हैं, जानकारी ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, आपको सिलेक्शन मटेरियल भी देते हैं, पूरा वीडियो क्लासेस भी देंगे, टेस्ट सीरीज़ देंगे, डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज देंगे, आंसर राइटिंग भी करवाएंगे। मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन ये ग्रुप होता है, इसमें आपको कहीं से कोई बुक वगैरह मैगजीन कुछ नहीं लेनी, करंट अफेयर्स वगैरह सब हम प्रोवाइड कराएंगे।
चलिए देख लेते हैं अगला। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। वन उत्पादकता संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची झारखंड। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही पाएंगे। तो पहला और चौथा आपको यहाँ सही दिखेगा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। वन उत्पादकता संस्थान की बात करें अगर, तो ये आपका देखने को मिलेगा रांची झारखंड में, और भारतीय प्लाईवुड उद्योग संस्थान ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा आपको। तो ये इंटरचेंज कर लो। 83 में बताना है भाई कौन सा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है ट्रोपोफाइट, पर्वतीय क्षेत्रों में वन और घास की वनस्पतियाँ। ट्रोपोफाइट किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट एंड ग्रास वेजिटेशन इन द माउंटेनियस एरिया कह रहा है। हाइड्रोफाइट, जल की सतह पर उगने वाली वनस्पति। हाइग्रोफाइट, उच्च आर्द्रता यानी जो हाई ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं। ज़ेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रोपोफाइट जो होता है वो फॉरेस्ट और ग्रास जो वेजिटेशन होती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में है ना, माउंटेनियस नहीं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सही बताना है, ये सैक्रेड ग्रूव्स हैं, स्टेट है, यानी पवित्र उपवन और राज्य। कौन सा सही मैच है, मतलब मिलान कर दो। सरना, गुम्पा वन, देवरा और सिफरिन। जैसे सरना वन है ये बिहार में है भाई, गुम्पा वन की बात करें ये अरुणाचल प्रदेश में है, देवरा आपका कर्नाटक हो जाएगा और सिफिन आपका हिमाचल प्रदेश, यानी बी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 85 में बताना है कौन सा गलत होगा भाई, करंट अफेयर से रिलेटेड है। अजरबैजान और अर्मेनिया इन्होंने 8 अगस्त 2025 को अमेरिकी व्हाइट हाउस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 19 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन की उपस्थिति में लखनऊ में शिवनिंग अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और मॉरिशस ने हाल ही में सितंबर 2025 में मॉरिशस में अमेरिकी ब्रिटिश राजनीतिक जो अड्डा है डिएगो गार्सिया, इसके पास एक उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। 86 में भी गलत की पहचान करनी है। इरफान अली को हाल ही में गुयाना का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन को हाल ही में भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। केपी शर्मा ओली ने हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के अनुसार कौन सा शहर 1 से 3 मिलियन जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों में से नहीं आया है? ठीक है, शीर्ष 3 शहरों में नहीं आया है। देखो अमरावती आंध्र प्रदेश का नंबर 1 पे है, झांसी मुरादाबाद इसको जगह मिली है दूसरे नंबर पे, अलवर राजस्थान है तीसरे नंबर पे, यानी इनमें से कोई नहीं हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं इसमें गलत की पहचान करनी है। कह रहा है मेंस बैलन डी ओर अवार्ड, जिसको गोल्डन बॉल अवार्ड बोलते हैं, 2025 में पहली बार ब्रैडली बारकोला को दिया गया है ना। तो स्पोर्ट्स के अवार्ड इस तरह से पूछे जा रहे हैं, याद रखना। महिला बैलोन डी ओर पुरस्कार, गोल्डन बॉल पुरस्कार जिसको बोलते हैं 2025 का, ये एताना बोनमाटी कोंका को दिया गया है। ऐसा नाम है कि निश्चित भूल जाओगे। परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में 29 अगस्त को मनाया गया भाई, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। कौन सा सही है, मतलब गलत है बताना है। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका पहला वाला, क्योंकि पुरस्कार दिया गया है किसको? ये पुरस्कार दिया गया है आपका ओस्मान डेम्बले, नाम लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओस्मान डेम्बले, नाम स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, वैसे गलत नहीं होगी। ओस्मान डेम्बले को मिला ये है ना, पेरिस के जो जर्मन खिलाड़ी हैं कह सकते हो, सेंट जर्मन, उनको दिया गया है। 89 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा? अरुंधति रॉय ने हाल ही में मदर मैरी कम्स टू मी संस्कृत संस्मरण नाम से एक किताब लिखी है, जिसे पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। अनुपम खेर ने हाल ही में द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नाम से किताब लिखी है और चेन्नई में रिलीज हुई है। वहीं डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में संविधान क्यों मायने रखता है नामक एक पुस्तक लिखी है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, कौन सा गलत है यहाँ? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका दूसरा वाला है ना, चोला टाइगर्स। ये पुस्तक अनुपम खेर ने नहीं लिखी, ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी ने लिखी। इसको किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा।
कह रहे नासा ने हाल ही में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए अगस्त 2025 में सूर्य नामक एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मॉडल लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरीपट्टिनम में बनाया जा रहा नया लॉन्च पोर्ट दिसंबर 2028 तक चालू हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पहला सही है, ये दिसंबर 2028 नहीं 2026 तक चालू हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है जल संकट से निपटने और कृषि व पर्यावरण की रक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए भारत ने हाल ही में जयपुर के रामगढ़ बांध पर भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम शुरू किया है। 30 जुलाई 2025 को नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को GSLV F-16 रॉकेट द्वारा भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा सही है भाई? यहाँ करंट अफेयर से रिलेटेड है ये सवाल, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो 92 चुन लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। 17 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पटना में हीरो एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया है। आधिकारिक शुभंकर चांद राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का 12वां संस्करण हाल ही में बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में गलत पहचान करनी है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अनुसार FIDE विश्व कप जो है या विश्व कप 2025 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत हाल ही में मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन 30 से 31 जुलाई 2025 तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में होगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की जिसको बोलते हैं, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 7 जुलाई 2025 नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 94 देख लेते हैं। प्रथम खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 के संबंध में सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही होगा? इसका पहला संस्करण था, आयोजन 21 से 23 अगस्त 2025 को हुआ। स्थल है डल झील, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और शुभंकर है हिमालयन भालू। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, 4 गलत है। हिमालयन भालू नहीं, हिमालयन किंगफिशर जो है वो इसका शुभंकर था। ठीक है, हिमालयन किंगफिशर। 95 में आपको गौर करना है कौन सा सही है, ध्यान से पढ़ लीजिए। उत्तराखंड का पारंपरिक हरेला त्यौहार 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से मनाया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आदि तिरुविथ्रोई महोत्सव हाल ही में 23 से 27 जुलाई 2025 तक तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में आयोजित किया गया है। राजस्थान के मेवाड़ का भील समुदाय जो है हर साल 40 दिनों का अनुष्ठान उत्सव गौरी मनाता है, जिसका उद्घाटन हाल ही में 30 जुलाई 2025 को हुआ है। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। 96 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक अफ्रीकी देश घाना को अगस्त 2025 में ट्रिपेनोसोमियासिस से मुक्त घोषित किया है। किससे मुक्त घोषित किया है? ट्रिपेनोसोमियासिस। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जुलाई 2025 को भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पिपरवा से 127 वर्षों के बाद भारत वापस लाने की घोषणा की है। और श्री हरीश दुहन ने हाल ही में 14 जुलाई 2025 को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे 2 3 सही है, पहला गलत है। ये ट्रिपेनोसोमियोसिस मुक्त हो गया है केनिया, ना कि घाना, है ना, केनिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 97 नंबर क्या कह रहा है भाई? गलत की पहचान करनी है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन, इसने हाल ही में हैदराबाद स्थित कंपनी आनंद टेक्नोलॉजी को भारत की पहली निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर ने हाल ही में 3 जुलाई 2025 को 25.6 टेराबिट्स प्रति सेकंड थ्रूपुट के साथ उच्च क्षमता वाला सक्षम 3000 स्विच कम राउटर लॉन्च किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में
भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 8 FPV परियोजना के तहत पहला फास्ट पेट्रोल वेसल अदमय हाल ही में 26 जून 2025 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास टेलीसमेन सैबर 2025 का 11वां संस्करण 13 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। भारतीय सेना के राम डिवीजन ने हाल ही में जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ भी देखेंगे आप, कोई गलत नहीं है, करंट अफेयर्स का सवाल है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शादी अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 1 लाख OBC परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य हाल ही में सरकारी ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने हाल ही में बैंकॉक में 17,000 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करके महाकुंभ का आधिकारिक ध्वज फहराया है। और 24 जनवरी 2025 को विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश विषय के साथ उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कृषि अपशिष्ट को जेट ईंधन में परिवर्तित करने हेतु सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति 2025 की रूपरेखा तैयार की है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आप देखेंगे 2-3 सही है, पहला गलत है। ये 17,000 फीट तो बहुत हो गया, 13,000 फीट से छलांग लगाई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें सही बताना है कौन सा है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक ऑर्थर सेसिल पिगो, अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा एडम स्मिथ, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक अमर्त्य सेन, पंचवर्षीय योजना अवधारणा के प्रतिपादक जोसेफ स्टैलिन। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला चौथा सही है, क्योंकि अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा अमृता सेन को बोलते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। पहला चौथा सही है। 102 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना है गलत कौन सा होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसकी गणना जो है वस्तुओं और सेवाओं के एक मानक समूह की औसत कीमत की गणना करके की जाती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 है। अप्रैल 2014 में RBI ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे दूसरा गलत है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका आधार वर्ष है 2016, ना कि 11, है ना। याद रखना, जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो 2016 है। 103 नंबर देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड एक 11 अंकों का कोड है जो प्रत्येक बैंक के छठ पर मुद्रित होता है। सीमांत स्थायी सुविधा दर जो है RBI द्वारा तय की जाती है। मूल्यह्रास शब्द का जो प्रयोग है घरेलू और विदेशी दोनों आर्थिक क्षेत्रों में किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 104 देख लेते हैं। सही की पहचान करनी है। तेज गति से बढ़ती मुद्रास्फीति एक अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति है जो दोहरे या तीसरे अंकों के दायरे में चलती है। अति मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का एक रूप है जो बड़ी और त्वरित होती है, जिसकी वार्षिक दर लाखों या खरबों में भी हो सकती है। उच्च मुद्रास्फीति जो दर है यानी हाई इन्फ्लेशन जो रेट है, यह दर्शाती कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो सामान्य मूल्य स्तर है वो बढ़ रहा है। और निम्न मुद्रास्फीति क्या बताती है? ऐसी मुद्रास्फीति है जो धीमी और जो पूर्वानुमानित दिशा में होती है, जिसे छोटा या क्रमिक कहा जाता है। यानी लो इन्फ्लेशन, सच इन्फ्लेशन इज अ स्लो एंड ऑन प्रिडिक्टेबल लाइन्स विच माइट बी कॉल्ड स्मॉल और ग्रेजुअल। अभी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। तो यहाँ चारों सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। भारत में कह रहा अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के संदर्भ में है, कौन सा सही है ये आपको बताना होगा। यहाँ पे कह रहा है क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ICRA इसका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड, केयर
क्रेडिट एसोसिएशन एंड रिसर्च लिमिटेड CIBL, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ये फुल फॉर्म पहले और चौथे के सही है। ICRA का मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट, क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया लिमिटेड। और KR की वही बात करें तो क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड, क्या होता है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो इसलिए 1-4 सही है सिर्फ। और दोस्तों हमारे ROE को मेंस के पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इन नंबर पे पिंग करिए, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। 31 जनवरी 1 फरवरी को जो आपका मेंस है उसकी पूरी तैयारी बचे हुए समय में आप प्रॉपर गाइडेंस, अगर ऐसे मॉडल आंसर, हिंदी की पूरी तैयारी, सब कुछ आप कर सकते हैं। 2026 के भी प्री मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं, हमारे बैचेस चल रहे हैं उसके भी, या हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से भी टेस्ट वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है इसमें सही बताना है आपको। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की बात कर रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश होता है। FDI आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है, कह रहा है। और इस तरह के निवेश से निवेशकों को उस देश की कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा मिलता है जिसमें उनका पैसा निवेशित हो। और सरकार द्वारा कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति देने के लिए FDI नीति 2017 में संशोधन के बाद FDI में वृद्धि भी हुई है, कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन 107, इसमें गलत बताना है, कौन सा गलत होगा? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग लॉन्च हुआ 2017 में, अटल इनोवेशन मिशन अंडर द नीति आयोग लॉन्च हुआ 2018 में, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम शुरू हुई 1999 से 2000 में। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे आकांक्षी जिला कार्यक्रम या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलो अगला, अब ये कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है, एग्रीकल्चर डाटा 2025। कह रहा है भारत में उत्पादित लगभग 70% व्यावसायिक रेशम शहतूत से आता है, यानी जो कॉमर्शियल सिल्क है वो मलबरी से आता है। और शहतूत रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वन्य रेशम में तसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम शामिल हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक हैं। अब ये मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको गलत बताना है। ओडिशा कह रहा है भारत का सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य है, पहली बात। दूसरा, गुजरात भारत का सर्वाधिक डोलोमाइट उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक मैग्नेसाइट उत्पादक राज्य है। और राजस्थान भारत का सर्वाधिक कच्चा तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है ये गुजरात नहीं, आंध्र प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक यही है, आंध्र प्रदेश। 110 नंबर में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा? दरवाजा बंद अभियान 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2017, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3-4 सही हो जाएंगे। दरवाजा बंद अभियान 2017 में आया था, स्वच्छ भारत मिशन तो 2014 में आया था, 2 अक्टूबर को, याद हो अगर, जब पहली बार मोदी सरकार बनी थी। अब चलिए ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये आपको थोड़ा रीजनिंग मैच करनी है। रीजनिंग क्या, ये तो अभी GSE है। कह रहा है आरोही क्रम में लगाना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में लगाना है आपको ये कॉन्टिनेंट्स को। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो सबसे छोटा मैं अगर बताऊं आपको, इनमें से ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे छोटा। उसके बाद यूरोप आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे पे साउथ अमेरिका आ जाएगा, चौथे पे फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट इसमें अफ्रीका हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये रीजनिंग आ गई है, इसको आप ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको ज़्यादा आराम से वीडियो को पॉज करिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। जैसे मैं एक बता देता हूँ, देखेंगे 5 चौको 20 हुआ, ठीक है, और 3 दूनी 6 हुआ, ऐड कर दिया 26 आ गया। ऐसे ही 7 दूनी 14 हुआ, 4 3 12 हुआ, ऐड कर दिया 26 आ गया। ऐसे ही ऐड कर लो, 9 दूनी 18 और 6 3 18 कितना आ जाएगा? 36, समझ गए। फिर कह रहे यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार का दिन है तो महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 सोमवार, ठीक है। अब अगला कह रहा है 400 वर्षों में किसी महीने की 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर आप। देखो 400 सालों में, अभी फरवरी में 29 महीने होते हैं, मतलब 29 तारीख आती है, वो लीप ईयर में आती है ना, अभी उसको हटाओ। 11 महीने अगर मैं जोड़ूँ तो 4400 बार तो 29 तारीख ऐसे ही आ गई।
अब 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 97 लीप ईयर होते हैं 400 सालों में भाई, क्योंकि हर 4 साल में एक आता है। तो 97 लीप ईयर, बस ऐड कर दो 4497, सिंपल। अगला देखते हैं। डेविल को 26 लिखना है, डॉर्स को क्या लिखेंगे भाई, है ना? डेविल को 26 कैसे लिखना है? तो इजोटी आपने पढ़ा होगा ना, ABCD, इनको एक बोलते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पता है ना आपको। तो जैसे D है, D 4 पे है, E है, E 5 पे है, और V 22 पे है, I 9 पे हो जाएगा, L 12 पे। इन सबको ऐड करो, आएगा 52, डिवाइड बाय 2 करो, आएगा 26। ऐसे इन सब के जो नंबर है उनको ऐड कर दो और डिवाइड कर देना 2 से, इसका तब भी 26 ही आएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है ऊपर से गौरांश का क्रमांक 27वां है, नित्या का क्रमांक नीचे से 19वां है, इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो ऊपर से गौरांश का क्रमांक अगर देखें ऊपर से तो 27वां है, नीचे से गौरांश का क्रमांक कितना है, 19वां है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 बैठे हुए हैं। तो बस कितने हो गए, 51 हो गए भाई, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अभी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, इसको आप कोशिश करिए सॉल्व करने की, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताइए। मैं इसका आंसर आप लोग को कहो तो बता दे रहा हूँ, 615 होगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए इसको वीडियो पॉज करके। ऐसे ये भी है, इसका वीडियो पॉज करिए 118 का, इसका सॉल्व करने का प्रयास करिए, 1445 होगा। जिस प्रकार भट्टी का संबंध गर्म से है, उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर का संबंध किससे है, वातानुकूलित ठंडा मौसम या बर्फ से। यहाँ आप फंस सकते हो मुझे लगता है। देखिए भट्टी क्या करती है, जलाओ तो गर्म करती है, ऐसे रेफ्रिजरेटर क्या करता है, पानी को ठंडा करता है, ये पानी ही नहीं और भी चीज़ों को। ऐसे डॉन और रोम को ये लिख रहे हैं, तो रैंडम को क्या लिखेंगे? तो इसका भी आंसर बता देता हूँ मैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने का प्रयास करना। 726453, बहुत ईजी है ये। तो ये शानदार टेस्ट था 120 सवालों का। ऐसे ही और टेस्ट आप लेना चाहते हैं आरओ या रोमेंस के, तो आप ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इनसे कई सवाल आपको डायरेक्टली फंसते हुए मिलेंगे।